ये एक चैप्टर नहीं है, वास्तव में एनसीईआरटी के 3 चैप्टर हैं। शुरू करते हैं। 5 से 6 सवाल तो हर साल आते हैं भाई, और अच्छे से करेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी के 3 चैप्टर हैं। क्या क्या पढ़ेंगे अपन? फोटोन थ्योरी आज शुरू करेंगे, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा मैटर वेव्स, तीसरा एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और एक्सरे। ये दोनों मिलाकर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। ये इसका नाम है ड्यूअल नेचर। एनसीईआरटी में ये दूसरा चैप्टर है एटम्स, और ये तीसरा चैप्टर है न्यूक्लियाई। तो 5 सवाल आते हैं और छोटा चैप्टर है, आसान। अच्छी तरीके से क्लास अटेंड कर लेंगे, क्लास नोट्स बढ़िया पढ़ लेंगे। टीएलपी की बहुत जबरदस्त डिजाइन है, सिस्टमैटिक, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। चैप्टर एकदम तगड़ा कब्जे में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाई वेटेज और आसान। आज से वॉल्यूम 2 शुरू कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 में कुल 6 चैप्टर हैं, 3 मॉडर्न के हैं, चौथा सेमीकंडक्टर, 5वां रे और छठा वेव ऑप्टिक्स। अब ये वॉल्यूम 2 की शुरुआत कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 पूरी पढ़ाऊंगा, 6 के 6 चैप्टर अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे, और ये बढ़िया है, यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से प्रॉपर तैयार करिए। एनसीईआरटी के साथ चिपक के चलना है। एनसीईआरटी 100% पेपर ओरिएंटेड एनसीईआरटी बेस आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से लापरवाही मत करिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करिए। सॉल्व, अनसॉल्व, समरी, पीछे के डायमेंशनल, फॉर्मूले, पॉइंट्स टू पॉइंटर, भाई सब अच्छे से करने हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ करना है उसी माइंडसेट से। हाँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ज्यादा करना है, कम, सब करना है। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। ये सॉल्व एग्जांपल करना है, ये छोड़ दे, ये वाला हटा दे, इसमें मैथ्स ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है, सब फालतू बात, सब करना है, बात खत्म। हर सवाल आना चाहिए, सीधे सबसे सरल वाक्य यही है। उस माइंडसेट से पढ़िए कि यार मॉडर्न के भी 3 चैप्टर ऐसे हो जाएं कि जैसे आपने ईएमडब्ल्यू का एक सवाल आपने बैठा के कराया, एसी का आपने जबरदस्त पिछले 1.5 महीने में एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे लेवल पे ले गया, एक सवाल क्लास में करा रहे हो, जेईई मेन के क्वेश्चन करा रहे हो, शॉर्ट नोट्स बता रहे हो, उसी तरीके से अपन को ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमी भी तैयार करना है। सही है। कुछ दिनों तक क्लास अल्टरनेट आएगी, जैसे आज फ्राइडे है तो आपकी क्लास आएगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 3 दिन प्रो 1 में भी जाऊंगा पढ़ाने, वो बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं 5-6 महीने से कि सर प्रो 3 में पढ़ा रहे हो आप, तो मॉडर्न को पढ़ा के आऊंगा थोड़े दिन के लिए। तो क्लासेस ऐसे आएंगी एमडब्ल्यूएफ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो आपके पास जाऊंगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे प्रो 1 में पढ़ाने जाऊंगा। दोनों में मॉडर्न चलेगा, ताकि भाई उनका एक चैप्टर हो जाए कि सर फोटो दी थी, एडमिशन हो गया, आप दिखे ही नहीं, है ना, तो वो भी जरूरी है, अगले साल भी एडमिशन करवाने हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए कुछ एक टॉपिक वहां पढ़ा के आऊंगा। तो क्लासेस ऐसी रहेंगी, एमडब्ल्यूएफ में आप क्या रहूंगा, टीटीएस में उनको उपलब्ध रहूंगा। ठीक है, मॉडर्न फिर वापस आऊंगा तो ऑप्टिक्स रेगुलर हो जाएगी। चलिए लेकिन शुरू करें, हैंग डालिए आगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन ए। फोटोन थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो अब बिल्कुल बातचीत मत करो, समय भी अब लास्ट 4 महीने है, एकदम सीरियसली अच्छे से पढ़ना है, खूब सारी चीजों को पढ़ना है, समझना है, प्रश्न बनाने हैं। ठीक है ना, अच्छा माइंडसेट रखिए, बढ़िया काम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसी मेटल की, चित्र साथ साथ बनाते जाइए, चैप्टर आसान है, आज 1.5 घंटा काफी सारी बातें हमें सुननी है। एक मेटल की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, तो एक मेटल के अंदर बहुत सारे एटम हैं, और हर एटम के पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लीजिए, चित्र बनाते जाइए। पर जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, जिसे केमिस्ट्री में कहा जाता है वैलेंस शेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है वो कैसे होते हैं, लूजली बाउंड। कैसे होते हैं, लूजली बाउंड। तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, और रूम टेम्परेचर पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलती है कि वो अपने न्यूक्लियस से नाता बाता तोड़कर लैटिस में आ जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। चित्र बनाते जाइए, चीजें समझने की हैं, धीरे 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 बढ़िया तैयार हो जाएगा, कहीं परेशान मत होइएगा। बस ये याद रखिए 13-14 लेक्चर में खत्म होता है, क्लास कोई नहीं छोड़नी है, क्लास एक भी मत छोड़िएगा, नोट शानदार बनाइए, नोट से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा मॉडर्न का। तो बहुत प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए, सवाल करिए, बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो सर ये किसका फोटो बनाया बताइए, मेटल का। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मेटल बहुत सारे एटम से मिलकर बना है,
हर एटम के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है जिसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो रूम टेम्परेचर पर उसके पास इतनी ऊर्जा होती है कि अपने न्यूक्लियस से नाता बाता तोड़कर मेटल के लैटिस के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल की तरह रैंडम मोशन करता रहता है, जिसे हम बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नवी 10वीं वाले बच्चों को पता है क्या लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होती, और जबकि कॉपर में हो जाती है, तुरंत बोलता है कॉपर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका कारण ही कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जब ये फ्री है, नाम से फ्री, इतने सालों से फ्री बोल रहे हैं, तो फिर ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने बाहर क्यों नहीं निकलता? है ना भाई, इसका भी तो मन है कि भाई मैं भी हैप्पी न्यू ईयर मनाने बाहर निकलूं। तो ऐसी क्या शर्तें हैं कि फ्री होने के बावजूद भी मेटल के अंदर ही फंसा हुआ है? ऐसा क्या है? तो एक बार इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने की सोची, परंतु आप जानिए हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब समझते हैं? जितना पॉजिटिव उतना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी एंड द मेटल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन ने हिम्मत करी, इलेक्ट्रॉन के निकलते बॉडी पर कौन सा चार्ज आया? और इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच के अंदर कर दिया। बाहर निकलने का नहीं है। इसलिए है वो फ्री, परंतु कभी वो लैटिस छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। कारण बताइए, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दे रखा है, अगर उसने मेटल लैटिस को छोड़ा देन द लैटिस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वापस मेटल में खींच देगी और इलेक्ट्रॉन अब निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या कभी हम इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं सकते? निकाल सकते हैं, बट वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं निकलेगा, आपको बाहर से एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या कहलाती है? क्या है वर्क फंक्शन? जरा सोचो, थोड़ा दिमाग से बोलो। मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कारण बताइए। अगर निकला, अगर, देन द मेटल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस खींच देगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर निकल, अगर आपको निकालना है then we have to supply some energy. That minimum energy is called work function. The minimum energy required to eject an electron from the metal is called work function. बोलो हाँ है क्या? चित्र बना लिया क्या सभी ने? साइड में लिखो वर्क फंक्शन। बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए वर्क फंक्शन। The minimum energy required, the minimum energy required by an electron to eject from metallic surface is called work function. Full stop. It is represented by phi. Represented by phi. लाइन चेंज करके लिखिएगा, it depends on nature of metal and properties of
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सरफेस। जैसे उदाहरण के तौर पर सीजियम, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, लिख लीजिए, ऐसी जानकारी है, कोई पूछता नहीं है, इंफॉर्मेशन है, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। अच्छा, इस चैप्टर के साथ खासियत क्या है पता है? सरल क्यों बोलते हैं, क्यों सरल है? सब कारण क्या है इसमें ना, दूसरी बातें कहीं लग ही नहीं रही, कहीं एनएलएम नहीं लगेगा, कहीं एसएचएम नहीं लगेगा, कहीं बायो-सावर्ट लॉ, कहीं आपका ईएमआई, एसी, इंडक्टर, कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग यूनिट है, इसलिए सरल बोली जाती है। क्योंकि क्या मैकेनिक से बच्चा भागता क्यों है पता है? रोटेशनल में उसके लिए डब्ल्यूपी आना चाहिए, उसको एनएलएम भी आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम भी आना चाहिए, फ्रिक्शन भी आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आना चाहिए, तब जाके उसको रोटेशनल समझ में आता है। तो रोटेशनल की भाई ऐसी हवा क्यों बन गई, कठिन है, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो रोटेशनल पढ़ने के लिए बहुत सारी पुरानी बातें आनी चाहिए, तब जाके वो चैप्टर होता है। जैसे सेमीकंडक्टर है, अब हर बच्चों को बता रहे हैं बहुत आसान है, स्कोरिंग है या 3 सवाल हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? सेमीकंडक्टर किसी चैप्टर से कोई लेना देना, लॉजिक गेट पढ़ो आप, सीधा सवाल सॉल्व होता है। और इस साल लॉजिक गेट के ही 2 प्रश्न आ गए, एक तो हर साल ही आता है, इस साल 2 आ गए। तो क्यों कहा जाता है सरल? सरल का मतलब ये होता है कम एफर्ट, एफर्ट कम लग रहे हैं, सूत्र याद किए, सवाल बनने लग गए, मॉड्यूल बन रहा है, पीवाईक्यू बन रहे हैं, एनसीईआरटी बन रही है, सबसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे फिर वो लहर बन जाती है, अच्छा चैप्टर तो आसान है, और वास्तव में आसान है। अगर आप अच्छे से करोगे तो ये 5 सवाल अपने पूरे कब्जे में होंगे। तो बताइए इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या है? आइए फिर से सुनिए। मेटल, ऐसे सिस्टमेटिक बोलिए, अपन को कौन सा निबंध लिखना है? मेटल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। मेटल किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे एटम से। ये एटम्स की एक रेगुलर ज्योमेट्री है, हर एटम के सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस। चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो लूजली बाउंड है, रूम टेम्परेचर पे इतनी पर्याप्त ऊर्जा होती है कि वो वहां से नाता बाता तोड़ देता है और लैटिस के अंदर घूमने लग जाता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये फ्री है, अगर ये फ्री है तो ये सिटी मॉल क्यों नहीं जाता? तो उत्तर है अगर ये फ्री है तो सिटी मॉल क्यों नहीं जा रहा? एक बार इसने हिम्मत करी थी जाने की, पर जैसे ये निकला, मेटल विल एक्वायर, मेटल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज ने उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने आप हिम्मत नहीं करता। अगर वी हैव टू अप्लाई सम, वो एनर्जी आप दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो आइए लाइन चेंज करके लिखिए, एनर्जी सप्लाई करने के तरीके। बस अब कोई पूछ नहीं रहा, भाइयों ही बोल रहा है, फिर क्या मतलब? अभी अपना टारगेट ये थोड़ी है लड़कियों को हंसाना है ना? तो फिर अब समय चले गए यार, बड़े हो जाओ। आधे तो इसलिए कमेंट करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आसपास की 2 बेंच की लड़कियां हंस जाएं बस, ले चलो आज का तो काम हो गया। लिखें पहला थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, हाँ, साथ में रिजल्ट भी दिखाया करो अपना। हाँ, लिखो थर्मियोनिक एमिशन, बस बस। अब थर्मियोनिक एमिशन सबसे पॉपुलर तरीका है और सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या किया जाता है? मेटल को गर्म किया जाता है, मेटल को गर्म करेंगे, गर्म करने से उस इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है? बाय सुटेबली हीटिंग, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है। दूसरा होता है फील्ड एमिशन, नाम से ही पता है फील्ड। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाती है F बराबर QE। अब वो बल इतना जबरदस्त है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल में से खींचकर बाहर निकाल देती है। दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड।
लगभग होती है 10 की पावर 8 की। कोई यूनिट याद नहीं करनी, कोई वैल्यू याद नहीं करनी, बस ऐसे ही जानकारी है। और तीसरा जो हमारे सिलेबस में जो अगले 4 से 5 दिन पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये हमारे सिलेबस में है, इसे ही पढ़ना है। ऊपर के पहले दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए थे, इसलिए एक बार सुन लिए। तीसरा काम का है बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो सब पहले वाले दो समझा दीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। थर्मियोनिक, नाम से पता चल रहा है, थर्मियोनिक फिलामेंट को क्या करेंगे, गरम। गरम करने से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। वो थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और फिर लौटकर नहीं आएगा। दूसरा है फील्ड एमिशन। जबरदस्त आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाती है बराबर क्यूई, और वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल देगी। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे यही हमारे सिलेबस में है। इसमें क्या होगा, ये मेटल है और इसके ऊपर क्या इंसिडेंट कराएंगे, लाइट। लाइट हैविंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी। और ये लाइट मेटल में जाएगी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर बाहर निकल जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हमें अगले 4 से 4.5 लेक्चर पढ़ना है। वास्तव में होगा क्या, मेटल में कौन आ रही है, लाइट। लाइट के पास एनर्जी है, वो एनर्जी अगर सफिशिएंट है, मैंने शब्द लिखा है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। जैसे आप कह सकते हो सर ये लोहे की बेंच है, इस लोहे की बेंच को हमने धूप में ले जाके रख दिया, तो सर लाइट भी आ रही है, सनलाइट। मेटल है सर, लोहे की बेंच है, दिन भर आप देखते रहे सर, इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं। इसका कारण क्या है कि सनलाइट में उसके पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है कि लोहे में से क्या निकाल दे, इलेक्ट्रॉन। पर इसी लोहे की बेंच को आप अल्ट्रावायलेट लाइट पे गिराइए, तो अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगी तो यहां से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो किस बात पे डिपेंड करता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ये बोलना बेकार है कि लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, लाइट हैविंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर सीजियम का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे क्या मतलब है, बोलो कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, तो अगर आपने 1.9 दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसे बोलते हैं लाइट हैविंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या बात सही है क्या, तीनों देख लीजिए। तीसरा ही काम का है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। आइए यहां तक की कहानी फिर सुनिए। मेटल, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, पर फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस छोड़कर अपने आप बाहर नहीं निकल रहा है। इसको निकालने के लिए वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। एनर्जी देने के कितने तरीके, 3, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अपने सिलेबस में कौन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या होता है इसमें, लाइट को गिराया जाता है, लाइट की एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी, तो मेटल में से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे फिनोमिना को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो हाँ है क्या। अब साहब लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई चली है, अपन तो 2 मिनट में ही पढ़ के खत्म करेंगे कि लाइट का नेचर क्या है। ये बहुत लंबी लड़ाई चली। न्यूटन ने कहा लाइट पार्टिकल नेचर है, हाइगन आ गए, हाइगन ने कहा नहीं भैया लाइट तो वेव थ्योरी है, वेव नेचर है। न्यूटन का वर्चस्व ज्यादा था, न्यूटन का दबदबा था, तो न्यूटन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, तो पार्टिकल नेचर माना गया काफी समय तक। पर जो दूसरी टीम के लोग थे, हाइगन और दूसरे लोग जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, धीरे धीरे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, इंटरफेरेंस आया, डिफ्रैक्शन आया, पोलराइजेशन आया, जो लाइट के कौन से नेचर से समझाया जा सकता था, वेव नेचर से समझाया जा सकता था, तो लाइट का वेव नेचर लोग मानने लग गए। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया, तो पता चल लाइट का तो कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। बाद में समझौता हो गया, ना तेरी ना मेरी, लाइट का कैसा नेचर मान लो, ड्यूअल। इट डिपेंड आप कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो। अगर आप इंटरफेरेंस पढ़ना चाहते हो तो आपको मानना पड़ेगा लाइट वेव है।
अगर आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, इस लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइट क्या है, आपको बोलना चलेगा सर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप पढ़ना क्या चाहते हो? अगर आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा लाइट का कौन सा नेचर एग्जिबिट है, वेव। अगर आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल। क्या बात समझ में आ रही है? तो लिख दीजिए लाइट ड्यूल नेचर, ना तेरी है ना मेरी है, लाइट है सबकी, जगत है, लाइट का ड्यूल नेचर है। आइए, तो व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर, लिखना शुरू करिए। व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर देन इट सप्लाई या इट ट्रांसफर its energy in the form of packets, in the form of bundles, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसी को बोलते हैं फोटोन, क्वांटा, और इसे ही बोलते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर, दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। लिखते जाइए, सब समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। अब अगला लिख रहा हूं एनसीईआरटी का पॉइंट। व्हेन लाइट बिहेव एज it is made up of photon, when interact with matter। दूसरा सेंटेंस बहुत अच्छा है, दोनों ही पढ़िए, समझते हैं। यहीं से अपना चैप्टर अब शुरू होगा। चैप्टर आसान है, पहला कमिटमेंट है, कोई भी लेक्चर मत छोड़िएगा। 13-14 लेक्चर का चैप्टर है, सारे लेक्चर पढ़ने हैं, होमवर्क रोज मेंटेन करना है, अच्छे से करेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। लापरवाही मत करिएगा, जो जो अभी चल रहा है उसको पहले अभी साथ साथ करते जाएं। संडे है, ईएमआई एसी ईएमडब्ल्यू में आपसे बहुत पीछे पड़ा हुआ हूं, मैंने पूरी एनसीईआरटी कराई है, सॉल्व कराए, अनसॉल्व कराए, जेई मेन के क्वेश्चन कराए हैं, एसी के भी, ईएमडब्ल्यू के भी। बढ़िया इसको तैयार कर लीजिए, ऐसा तैयार कर लीजिए तगड़ा। माइनर में भी ईएमआई एसी ईएमडब्ल्यू के सबसे ज्यादा प्रश्न दूंगा, ताकि आपके ये 3 टॉपिक बढ़िया तैयार हो जाए। एम्पियर्स लॉ पढ़िए कि सर 15 मिनट एम्पियर्स लॉ पढ़ा बस। बायो-सावर्ट लॉ देखा अगले दिन, फिर देखा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, सबसे ज्यादा फेमस है। भैया 10-10 बार पढ़ा हुआ होगा तब पेपर में आएगा याद। मैं फिर कह रहा हूं, उस समय पढ़ना अलग था, समझना अलग था। 10-10 बार कॉपी पढ़ी होगी तब जाके पेपर में चमकेगा, नहीं तो पेपर में चमकेगा नहीं। अभी मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, आप कहो सर बाद में नहीं हुआ फिर मामला गड़बड़ है, इसलिए इतना बढ़िया तैयार करके रखिए कि मजा आ जाए। आइए, क्या कहना चाहता है, दोनों सेंटेंस सही हैं, ऊपर वाला आसान है, नीचे वाला एनसीईआरटी का है। व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप में कोई भी सरफेस, वो है मैटर। जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी ऊर्जा किस रूप में ट्रांसफर करती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और जो सबसे छोटा पैकेट है एनर्जी का, उसे ही क्या कहते हैं, फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। दूसरा वाक्य पढ़िए, ये एनसीईआरटी से चुराई है मैंने लाइन, ये तो बहुत ही सुंदर है, 2-3 बार पढ़िएगा। लाइट बिहेव एज इट इज मेड अप ऑफ, कब, व्हेन इंटरेक्ट विद। लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो ऐसा लगता है मानो ये किससे मिलकर बनी है, फोटोन से मिलकर बनी है। चित्र बनाता हूं तो आपको और मजा आएगा, ये देखना।
ये कोई मैटर है, कोई मेटेलिक सरफेस है, ये मेटेलिक सरफेस है, ये लाइट आई, ये लाइट है। तो लाइट जब किसी मैटर पर, मेटल पे गिरेगी तो अपनी ऊर्जा कैसे ट्रांसफर करेगी? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये भाई साहब ये क्या बनाया है मैंने? पैकेट्स। और हर पैकेट की एनर्जी, याद करिए मैक्स प्लैंक ने बताया था, हर पैकेट की एनर्जी एच न्यू। ये बंडल्स हैं। एस.सी. वर्मा जी अपनी किताब में बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं कि गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं, उन पौधों को पानी देना है। एक तरीका तो ये है 100-100 ml के बैलून बना लो, 100-100 ml के बैलून बना लो और एक एक बैलून देते जाओ। हर पौधे को कितना पानी मिल रहा है? 100 ml पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में। दूसरा तरीका जो हम करते हैं, गार्डन में माली पाइप लगा के खड़ा हो जाता है, तो पाइप से एनर्जी कैसे मिल रही है? कंटिन्यूअस मिल रही है। कैसे मिल रही है? कंटिन्यूअस। यहां कैसे मिल रही है? कंटिन्यूअस नहीं, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट। कैसे है? वापस बाल्टी में 100-100 ml के क्या बना लिए? बैलून। बैलून फेंक रहे हैं, पानी मिल रहा है हर पौधे को, पर किस रूप में मिल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ, ये कहलाता है लाइट का पार्टिकल नेचर। दूसरा, आप पाइप लगा के खड़े हो गए, पाइप से भी अभी भी पानी मिल रहा है, पर कैसा फ्लो है? कैसा फ्लो है? कंटिन्यूअस फ्लो है। वो लाइट का कौन सा नेचर है? वेव नेचर। वहां एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई होती है, और यह एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लेवल होती है। और यही लाइट का कौन सा नेचर कहलाता है? पार्टिकल नेचर। चित्र बनाइए, सारी बातों को लिखते जाइए। चैप्टर अपने धीरे धीरे शेप में लेता जा रहा है। फोटोन क्या होता है अब समझ में आ रहा है कि लाइट मेड अप ऑफ फोटॉन्स। जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो ऐसा बिहेव होता है मानो किससे मिलके बनी है? फोटोन से। और फोटोन जो एनर्जी का सबसे छोटा रूप है, उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। बताइए, क्या ये बात ओके हो रही है? तसल्ली से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर तगड़ा करना है बस। आप ये मत मानिए कि मुझे कोई कमी नहीं रखनी है, बढ़िया तैयार करना है। इसका मॉड्यूल भी आना चाहिए, एनसीईआरटी, ईएलपी बहुत तगड़ी, सब कुछ करना है। चलिए साहब, बोले क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। पहले कोई तुझसे पूछ ले फोटोन क्या है, तो तेरे पास शब्द होने चाहिए। तूने सुना हुआ तो बहुत है, तेरे पास इतने बढ़िया शब्दों कि लाइट जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो ऐसा लगता है मानो किससे मिलके बनी है? फोटोन से। लाइट अपनी ऊर्जा मैटर को किस रूप में देती है? इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और उस स्मॉलेस्ट पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। मैक्स प्लैंक ने बताया था इस फोटोन की ऊर्जा का सूत्र जो आप सभी को याद है, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। बोले क्या ये बात ओके है? आइए पिछले 3-4 स्लाइड को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आराम से मन खुश रखिए, सब अच्छा होगा। अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। आप ये सोच के परेशान नहीं हो सकते पुराना छूटा हुआ है, बैकलॉग है, अभी से शुरू करूं तो क्या होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, शब्द थोड़े कड़वे हैं। आने वाले जीवन में इससे खराब समय भी आएगा बहुत, इससे अच्छा समय भी आएगा। दोनों तरह के समय आ सकते हैं। इससे और भी चैलेंजिंग आ सकता है 10 साल बाद, पर उस समय भी जीतने का एक ही तरीका है, अपना काम ईमानदारी से करते रहे। जिस भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, और भी खराब समय आ सकता है और इससे 10 गुना अच्छा समय भी आ सकता है। एक ही तरीका है निकलने का, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, सब चीजें बैलेंस हो जाती है। इसलिए परेशान नहीं होना है। नीट जब 10-15 साल बाद देखोगे तो लगेगा अरे यार ये तो मैं जीवन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत जीवन बहुत सुंदर है। तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, डिप्रेशन में जाएं, एंजाइटी करें, कुछ नहीं। अपना 100% दीजिए, बाद में रिग्रेट ना हो परीक्षा के बाद, काश और पढ़ लेता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जितनी परमपिता परमेश्वर ने क्षमता दी है, पूरी एनर्जी झोंक दो, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। बाकी होगा जो देखा जाएगा भाई।
अपनी जो है क्षमता वो अपने 100% अपन को परीक्षा के लिए लगानी है। बस इतना सा सोचिए, पूरा दिन पढ़िए, आराम से सब कुछ अच्छा होगा। अब कोई टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, थक गए तो रेस्ट करना है, फिर पढ़ाई करना है। कोई टाइम टेबल नहीं है, पूरे दिन चारों सब्जेक्ट पढ़िए। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्लॉप है। मेरी फिजिक्स कमजोर है तो मैं 2 दिन फिजिक्स पढ़कर एक चैप्टर बढ़िया कर लेता हूं, बेकार है। रोज पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तभी जीतेंगे। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए, यही सच्चाई है। मेटल, मेटल क्या है? एक लैटिस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एटम्स हैं, परंतु जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, तो वो कि लैटिस के अंदर क्या होगा? फ्री। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। अगर आपको उसको निकालना है तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी। एनर्जी सप्लाई करने के कितने तरीके? 3 तरीके। पहला, थर्मियोनिक एमिशन। क्या? थर्मियोनिक एमिशन, नाम से स्पष्ट है। इसमें हम मेटल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने से इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है और वो एनर्जी इतनी पर्याप्त हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरा बताइए, फील्ड एमिशन बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा अपने सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बताइए इसमें क्या गिराएंगे? लाइट। लाइट हैविंग सुटेबल, अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन और इस फिनोमिना को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आता है लाइट का नेचर कैसा है भैया? लड़ाई हो रही थी, पार्टिकल नेचर है या पार्टिकल में पार्टिकल वाली टीम इकट्ठी हो गई, वेव में वेव वाली टीम इकट्ठी हो गई। बाद में समझौता कर लिया कि लाइट का कैसा नेचर माना जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ना है तो वेव नेचर, अगर कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो भैया आपको मानना पड़ेगा लाइट किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या मस्त है, लाइट बिहेव, लाइट ऐसा व्यवहार करती है मानो किससे मिलकर बनी है? फोटोन से। कब? जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो ये माना जाता है कि लाइट बिहेव एज अ, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। और हर फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर h न्यू। बोले क्या ये बात समझ में आती है? अब हम पढ़ते हैं अगले 1 घंटा फोटोन के बारे में जानकारी। तो अब हमारा शुरू होगा फोटोन थ्योरी। फोटोन के बारे में जानकारी कि भैया एनर्जी बताओ, मास बताओ, स्पीड बताओ, मोमेंटम बताओ, सब कुछ बता दो। पहला पॉइंट है एनर्जी ऑफ फोटोन। चल भाई देखता जाना अच्छे से, जिस अंदाज में मैं लिख रहा हूं वैसे ही तू लिख। बीच में एक छोटी सी लाइन खींचना, पहले मैं देख ले। एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को याद है, E बराबर, बोले तो दूसरा E बराबर, पर मजे की बात है दोनों से जो उत्तर आता है वो जूल में आता है। पहले समझ लो साफ सुथरा, जल्दबाजी मत करो लिखने की, दिमाग में बैठाओ। एनर्जी के 2 फॉर्मूले, H न्यू और Sc बाय लैम्डा। लाइन खींची है, इधर भी जूल है उधर भी जूल है, पर मुझे अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, अब आंखें खोलो कान खोलो, अब यूनिट देखो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर सही है नीचे सही है? दोनों सही है। H को रख दीजिए, तो H होता है बच्चे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 न्यू अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये करेंगे सॉल्व तो आता है 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। अब 2 मिनट बिताइए, जल्दबाजी मत करिए। ये भी सही है, अच्छे से बोलिए। अगर उत्तर जूल में चाहिए तो E बराबर H न्यू, और अगर उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। उसी तरह से Sc बाय लैम्डा किसमें देगा? पर आशीष सर मुझे तो उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो बताओ किससे डिवाइड कर दो? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। H तुम्हें पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। C तुम्हें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। आप इसको सॉल्व करोगे
तो सभी को याद है 12,400 बटे लैम्डा। पर ध्यान दीजिए लैम्डा किस में रखा जाएगा, ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा, बाकी दुनिया के हर फॉर्मूले में वो लैम्डा मीटर में रखा जाता है। लैम्डा की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। केवल इस अजीबोगरीब फॉर्मूले में ही लैम्डा किस में रखा जाता है, एंगस्ट्रॉम। और कभी अगर नैनोमीटर है तो वो भी आपको याद है 1240 हो जाएगा। अब इसमें लैम्डा किस में रखा जाएगा, नैनोमीटर। आइए लिखना शुरू करिए और ध्यान पूर्वक लिखिए, दिमाग में सेट करके 2-2 मिनट का पॉज लेकर कि हाँ ये सब एनर्जी के फॉर्मूले हैं। बीच में एक लाइन आपने खींची ताकि आपको पता चले इधर फ्रीक्वेंसी है उधर वेवलेंथ है। हैव पेशेंस, तसल्ली के साथ, अच्छी सोच रखते हुए कि यार बढ़िया करना है चैप्टर, इसका कोई बैकलॉग पेंडिंग वर्क कुछ नहीं, आज से ही होमवर्क शुरू हो जाएगा। बढ़ूं? दो मिनट रुकें, लिखने के बाद सोचें एनर्जी के फॉर्मूले, किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है, इतनी बातें बोलो। एच न्यू फ्रीक्वेंसी में होगी तो न्यू, अगर जूल में चाहिए तो एच न्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 4.1 इंटू 10⁻⁻15। लैम्डा दे रखा है तो एससी बाय लैम्डा, पर एससी बाय लैम्डा लगाओगे तो जूल आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना है तो 12,400। 12,400 में एक ड्रॉबैक है, लैम्डा किस में रखा जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। एकदम साफ सुथरा याद होना चाहिए, मजा तब है एकदम बोलता हुआ। शॉर्ट नोट्स की कीमत है, इसलिए बहुत जरूरी। अभी एसी के मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं, अभी टाइप हो रहे हैं, जाके अभी प्रूफ रीड करूंगा। और आप देखना 3 पेज या 2 पेज में, 2.5 पेज में पूरा एसी जो 9 लेक्चर में पढ़ाया सब कुछ लिख दिया उसमें, एकदम सिस्टमेटिक, हर तरह की कॉन्सेप्ट, हर तरह की बात बहुत सिस्टमेटिक जमा दिया है। उसको देखिए, समझिए और उसको याद करके मजे से करिए। 15 मिनट दिए, लो सर पूरा एसी रिवाइज बनाने पड़ेंगे भाई खुद से। ये मैं आपको 3-4 चैप्टर के बना के दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, ऐसा नहीं है कि इसी को जेरोक्स करके चिपका दिया, लो सर ये हो गया तैयार हमारा। ये मेरे हैं तो मुझे फायदा देंगे, आपके आपको फायदा देंगे। पर ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कई बच्चों को पता नहीं चलता क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो एक गाइडेंस देना जरूरी है कि यार किस तरह से बनाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ें क्या? पहला पॉइंट क्लियर है क्या एनर्जी का? एक बार याद कर लो, अगर जूल में चाहिए, अगर जूल में चाहिए तो ई बराबर एस सी बाय, अच्छा न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, ये याद रख लेना। बहुत जगह न्यू की जगह लिखना पड़ेगा, तो न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। न्यू कौन है? फ्रीक्वेंसी। जिस दिन चैप्टर खत्म हो रहा होगा उस दिन भी काम आएगा ये फॉर्मूला, इतना पॉपुलर है। हैव पेशेंस, 3-3 बार बोलें, मुंह खोलें। ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एस सी बाय, इन दोनों से एनर्जी किसमें प्राप्त होगी? जूल में। इन दोनों से जूल में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो फॉर्मूले अलग याद होने चाहिए। 12,400 वाले फॉर्मूले में लैम्डा किसमें रखा जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। यस और नो? चलिए साहब, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए।
इन वैक्यूम, इग्नोर करिए, इग्नोर, कोई मतलब नहीं है, अपन को आगे बढ़ना है, परीक्षा देके आगे बढ़ना, ये सब अपने समर्थक हैं। लिखिए इन फोटोन, इन वैक्यूम, कॉमा ऑल फोटोन, इन वैक्यूम, कॉमा ऑल फोटोन मूव विथ speed of light, that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद करिए, वैक्यूम में सभी की स्पीड 3 into 10 की पावर 8। इनफैक्ट आप तो भी EMW पढ़कर आए हो, लगाओ उसका तड़का। अरे हाँ सर, लाइट तो कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैक्यूम में स्पीड, थोड़ा कठिन वाला याद हो तो मजा आ जाए, 1/μ0। मीडियम वाला याद हो तो मजा आ जाए, C/√μr/ε। ये वैक्यूम में, ये मीडियम, याद करिए, लिख लीजिए, एक बार छाप लीजिए। मीडियम में जाने पर स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, पर क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फोटोन थ्योरी पर एक सवाल आता है, इस साल भी आया था 2024 में, बहुत आसान टॉपिक है, आज से ही इसका होमवर्क शुरू कर दीजिए। यहाँ 80, 90, 100 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, यहाँ रफ कॉपी में आएंगे 200 सवाल, तब जाके 5 सवाल है भाई, तो उसी हिसाब से मेहनत होगी। EMW के 2 आते थे तो 100, 125 से काम चलता था, यहाँ 200 वैरायटी करनी पड़ेंगी। ELP के सवाल, जेईई मेन के क्वेश्चन, रफ कॉपी में 200 की संख्या बोलनी पड़ेगी, तब जाके होगा। दिमाग में एकदम क्लियर रखें कि भैया सवाल बनाऊंगा तभी काम होगा। समझाना, सिस्टमैटिक सवाल कराना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज, वो सब मेरा काम है, पर उसको याद करके आपको करना भी पड़ेगा। तो चलिए, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। हम पढ़ क्या रहे हैं बताइए? फोटोन के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। आराम से पढ़िए दूसरा पॉइंट, अभी 2-2, 3-3 बार याद होता जाएगा। वैक्यूम में सभी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, पर पानी में जाने के बाद यही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। पानी में जाने पर स्पीड भी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बदल जाती है, बट क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। और अगर रे ऑप्टिक जिसने पढ़ी हुई है तो उसको पता है, कलर भी वही रहता है, क्योंकि कलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। कलर भी वही रहता है। लाल रंग का प्रकाश पानी में जाने के बाद लाल रंग का ही दिखेगा, क्योंकि कलर हमेशा फ्रीक्वेंसी से पहचाने जाते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी वही तो कलर भी वही। ये रे ऑप्टिक्स में एम्स का, नीट का सवाल है। ग्रीन लाइट पानी में जाने के बाद भी ग्रीन लाइट ही रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, और कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है बेटे। बताओ क्या दूसरा पॉइंट ओके है? तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूं? आ जाओ। तीसरा, एक एक बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना, पहला खत्म, दूसरा डिस्टिंग्विश देखें आपको सारे पॉइंट, मजा आए, नोट्स एकदम ऑर्गेनाइज। तीसरा पॉइंट लिखिए, बोर्ड से लिख रहा हूं, देखिए। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0
but its moving mass oblique effective mass oblique equivalent mass can be calculated by Einstein mass energy relationship. दो 2024 में यही वाक्य पूछा गया था, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। क्या मतलब होता है अभी समझाता हूं। चल भाई बोलो, शुरू करो। अब ये रेस्ट मास क्या होता है, इसको थोड़ा 5-10 मिनट सुनते हैं तो मजा आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, आप बचपन से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31। मजे की बात है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। रेस्ट मास का बिल्कुल सरल नाम है रुका हुआ। जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तब इसका ये मास है। अगला वाक्य सुनोगे तो मजा आएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से मूव करेगा कैथोड ट्यूब के अंदर तो इसका मास बढ़ जाएगा। सही सुन रहे हैं, क्या हो जाएगा? और अगर आपने एक अटपटा सा फॉर्मूला देखा है तो मजा आ जाए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, m बराबर m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। फिर दिमाग आया, सर अपन जब चलते हैं तो क्या अपना मास भी चेंज होता है? आंसर है यस, बट हमारी स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में बहुत कम है, तो हमारे मास में कोई ज्यादा बदलाव। इसलिए देख मैंने क्या शब्द लिखा है, हाई स्पीड। हर शब्द के पीछे विज्ञान है। आप कहोगे सर मैं पल्सर से चलूं, एरोप्लेन से चलूं तो बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वो 3 इंटू 10 की पावर 8 की तुलना में बहुत कम है तेरी स्पीड। तो हमारा मूविंग मास और रेस्ट मास लगभग बराबर रहता है, बिकॉज हमारी स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में नेग्लिजिबल है। बट अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चले, कैथोड ट्यूब के अंदर बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, तब भैया उसका मास बढ़ जाएगा, और वो इस रिलेशन से दिया जाता है। सिलेबस में नहीं है, परेशान मत होइए, केवल जनरल नॉलेज है, वो समझिए। ये बात है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके लिए, मेरे लिए, अल्फा पार्टिकल के। पर जो पार्टिकल मूव करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, उदाहरण के तौर पे फोटोन, तो इनका जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है? 0। आपको क्या मतलब है सर? मतलब ये है रुके फोटोन का कोई मतलब नहीं है। सर कैसे सर, थोड़ा समझाओ। जैसे लाइट आ रही है, दो काम हो सकते हैं। लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन यहां तो बाहर निकल सकता है। दूसरा बताइए, जैसे आपने लोहे की बेंच को धूप में ले जाके रख दिया। अब आपने कहा गुप्ता जी ने पढ़ाया है लाइट आनी चाहिए और मेटल होना चाहिए। लाइट आ रही है दिन भर, सनलाइट, मेटल भी है, पर दिन भर इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं। आपने सोचा हाँ यार, गुप्ता जी ने एक शब्द और बताया था, सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी, चलो नहीं निकला। और फिर वो ऊर्जा गई कहां? 2 घंटे बाद उस टेबल पे बैठ के देखो तो पता चल जाएगा, आनंद आ जाएंगे जीवन के। तो हुआ क्या, वो ऊर्जा मेटल ने क्या कर ली? एब्सॉर्ब, और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया। लोहे की टेबल को धूप में ला जाकर रख दो, 3 घंटे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ रहा है? सोलर एनर्जी आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं रहा, तो ऊर्जा जा कहां रही है? ऊर्जा मेटल क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब। तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो बंडल पाकर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर नहीं निकला तो एनर्जी पूरी किसको चली जाएगी? मेटल को, और मेटल का टेम्परेचर। रुके फोटोन का कोई मतलब नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, या वो फोटोन मेटल पूरा एब्सॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को बढ़ा देगा।
इसका मतलब रुके फोटोन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहा जाता है रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। बट आपसे कोई पूछे इसका इक्विवेलेंट मास बताओ, अब आप कहोगे यार ये क्या मतलब है इक्विवेलेंट मास, तो इसके लिए 10 मिनट और सुनिए। रावत भाटा में जो बिजली बन रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कभी आपने सुना, हमारे सिलेबस में भी है न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां लगता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। सुनिएगा मजा आएगा। E बराबर mc स्क्वायर तो सब बच्चों ने सुना हुआ है, पर E बराबर mc स्क्वायर होता क्या है वो सुन के जाइए। रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट, भट्टी लगी हुई जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने सुबह उसमें 1000 ग्राम यूरेनियम भर दिया। ध्यान से सुनिए, कितना ग्राम यूरेनियम का विखंडन होता है बेरियम में, क्रिप्टॉन में, न्यूट्रॉन में, इन सब का मास जोड़ा तो आया 995 ग्राम। कितना लिया, कितना था सुबह, आया कितना 995। कितना ग्राम गायब हो गया, यार आप सही सुन रहे हो, गायब हो गया 5। पता है जो मास गायब हुआ है वही किसमें प्रकट हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यही कहा था आइंस्टीन ने, E बराबर mc स्क्वायर। समझ के जाइए, मास गायब होगा तो किसमें प्रकट होगा, एनर्जी में। इसलिए एक शब्द बोलते हैं, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कठिन शब्द है, सुन के जाइए मजा आएगा। ये शब्द कितना अच्छा है, मास का डिसअपियर होना और किसका प्रकट होना, एनर्जी का। फिर उदाहरण फिर सुनते हैं, सुबह सुबह भट्टी में कितना डाला, 1000 ग्राम, मिला कितना 995। जैसे ये कॉपी है, ये तूने वजन करी 100 ग्राम, दिन भर इसके तूने कैंची से टुकड़े करे, छोटे मोटे कागज बनाया, काटा कूटा किया, पर इन सबको तोलेगा तो वापिस उतना आएगा या नहीं आएगा, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। परंतु उस न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिले उनका वजन आया 995। 5 ग्राम क्या हुआ, गायब। शब्द बोलो, डिसअपियर हुआ। और वो डिसअपियर ही किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। E बराबर, अब सुनना, कोई फोटोन जब बना होगा, जब प्रकृति का निर्माण हुआ होगा, जब फोटोन बना होगा, तो उस फोटोन के पास अभी क्या है, एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई होगी, कोई ना कोई तो मास डिसअपियर हुआ होगा, तभी तो एनर्जी बनी होगी। उस मास को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत सरल, E बराबर mc स्क्वायर, तो बताओ मास बराबर E बाय c स्क्वायर। और जैसे ही E आ जाए आपके चेहरे पे एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आनी चाहिए, अरे सर E तो मैं जानता हूं, या तो E की जगह क्या रखोगे, h न्यू, एक नया फॉर्मूला आ गया। फिर E की जगह एक और होता है sc बाय c, से c कट गया, h बाय c लैम्डा। पर मजे की बात है, इन्हें मत रटो, इतना रटना बेकार है भैया। सिर्फ यह क्या याद करो, जब भी उसका इक्विवेलेंट मास पूछा जाएगा, मैं क्या लगाऊंगा, E बराबर, जो ऑलरेडी आपको क्लास शुरू होने से पहले ही याद है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। अपने आप सोचोगे, अगर न्यू में है तो E बराबर क्या लगाओगे, h न्यू। लैम्डा है तो E बराबर क्या लगाओगे, sc बाय लैम्डा। तो अलग अलग प्रश्न है, रेस्ट मास पूछे 0, बट इक्विवेलेंट मास पूछे, इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं, थोड़ा कोशिश करिए। मैं एक फोटोन देख रहा हूं, उस फोटोन की ऊर्जा 10 जूल है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है ये 10 जूल कहां से आई होगी, तो जब फोटोन बना होगा तो कोई ना कोई तो मास गायब हुआ होगा, और वही तो मास डिसअपियर होके किसमें प्रकट हुआ है, एनर्जी में। तो कितना मास उस समय गायब हुआ, वो किससे निकाला जा सकता है, E बराबर mc स्क्वायर से। दैट मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, इफेक्टिव मास। क्या बात समझ में आ रही है। अब ऊपर वाला वाक्य पढ़ो, मजा आएगा, पढ़ो पढ़ो, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज, बट इट्स equivalent mass, moving mass, effective mass can be calculated using Einstein mass energy relationship। लिखना शुरू कर दीजिए पूरा, ये कोने में इलेक्ट्रॉन का लिख दीजिए, पूरा लिख लीजिए। एक बार और समझाता हूं धीरे धीरे, इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है,
कोई सिलेबस में नहीं है, कहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर लिख दिया क्योंकि बहुत पॉपुलर फॉर्मूले हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये, इसलिए थोड़ा सा बोल देते हैं तो समझ में आ जाता है। रफ कॉपी बचाएगी, ये बात ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरे धंधे सब छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर आ जाइए बस। आपको जितने करने थे कर लिए, अब 4 महीने पढ़ाई करिए मस्त, सब चीजों पे पॉज लगा दीजिए, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे झोंकिए, तभी मजा है। अब भाई अब क्या तो 8 दिन मॉडर्न नहीं पड़ेगा, नवे दिन आकर वही मॉडर्न का बैकलॉग हो गया। हमारे हम ही है कारण, और थोड़ी ना है। जबकि तुझे सीधा पता है, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, मॉडर्न पुराने किसी चैप्टर से संबंध नहीं रखता, कोई तो इसमें बहाने भी नहीं बना सकता, मेरा एनएलएम कमजोर है, एसएचएम कमजोर है, इलेक्ट्रो कमजोर है। बिल्कुल नया चैप्टर है, रोज पढ़ेगा, 5 सवाल सीधे कब्जे में आ जाएंगे। अब नहीं पढ़ेगा, 8-10 दिन बाद फिर वही कि सर ये मेरा फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए पहले दिन से ही सावधान रहें, सतर्क रहें। क्या आगे बढ़ूं? ये वाला हिस्सा जूम कर रहा हूं, दिमाग में ऐसे ही बोलिए जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ना, कि जब कभी भी मास पूछा जाएगा मैं चुपचाप E बराबर mc² लगा दूंगा बस। ये मैंने बॉक्स में जरूर डाले हैं, क्योंकि आपको मॉड्यूल में देखेंगे, आपको पिछले साल के आपके नोट्स में देखेंगे, तो डाल दिए, पर इनको रटे नहीं, शॉर्ट नोट्स में भी नहीं ले जाएं। शॉर्ट नोट में भी केवल एक लाइन लिखें, E बराबर mc² जिंदाबाद, और रेस्ट मास पूछे तो 0। इन सभी में बार बार बोल रहा हूं, लैम्डा मीटर में रखा जाएगा। दुनिया के सभी फॉर्मूले में लैम्डा मीटर में आता है, केवल एक ही फॉर्मूला है, वो 12,400, जो जाति से बाहर है। जाति से बाहर समझते हैं, वो अपन बोलते हैं समाज से बाहर निकाल दिया इसको, समाज से बाहर, वो समाज से बाहर निकाल दिया किसको? 12,400 बटे लैम्डा को। उसमें लैम्डा किसमें है? एंगस्ट्रॉम। बाकी सभी लैम्डा किसमें रखे जाएंगे? मीटर में। क्या आगे बढ़ूं क्या? दो छोटे बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, तो आप क्या उत्तर देंगे? 0। बट मैं पूछूं अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, इसका इफेक्टिव मास बताओ। तो आप कहोगे अच्छा इफेक्टिव मास, तो E बराबर mc²। अच्छा लैम्डा आ रहा है, तो E की जगह SC बाय लैम्डा, C से C कटा, तो मास आ जाएगा H बाय C लैम्डा। ये भी नीट में आया हुआ है, ऊपर वाला तो अभी 2024 में ही आया है। दोनों सवालों में अंतर है। 2 मिनट रुक रहा हूं, प्लीज दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए। आंखें खोल के पढ़िए। अगर रेस्ट मास बोल दे तो 0, और अगर वो बोल दे वेवलेंथ दे रखी है, इफेक्टिव मास बताओ, तो E बराबर mc²। अब E का कौन सा सूत्र काम में लोगे? लैम्डा वाला। कैसे पता चला बताओ? क्योंकि प्रश्न में लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा में ही चाहिए उसको आंसर। अरे बोलो। होमवर्क मिलेगा आज से, रोज होमवर्क करना है। क्लास अल्टरनेट आएगी, अल्टरनेट का मतलब है आज फ्राइडे है, तो अब आएगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। 3 दिन आप क्या पढ़ाऊंगा, 3 दिन प्रो 1 में पढ़ाऊंगा। प्रो 1 में भी मॉडर्न शुरू करूंगा, बच्चे परेशान हैं, उनको भी पढ़ाना जरूरी है, इसलिए 3 दिन प्रो 1 पढ़ाऊंगा, 3 दिन आपका बैच पढ़ाऊंगा। कि सर फोटो लगा दी, एडमिशन हो गया, इसलिए एक बार पढ़ाना जरूरी है, अगले साल भी एडमिशन लेने हैं, इसलिए सभी बैच में पढ़ाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ें क्या?
नहीं अपने को नहीं भाई, इमोशनल हो रहा है सर, मैं तो हाँ अपने को नहीं। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। मूविंग मास कैसे निकालेंगे? E बराबर mc²। अरे बोलो, चलो कौन सा नंबर पॉइंट हो गया? तीसरा। अब आओ चौथा। चौथा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। चौथा लिखो, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। लिखें, मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन एज, मोमेंटम का सिंबल होता है छोटा p, वही वाला मैकेनिक्स वाला यूज कर रहे हैं, छोटा p, p बराबर E/c। पढ़ क्या रहे हैं? फोटोन की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इतना क्लियर बोलो, फोटोन की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। फोटोन की एनर्जी बता, फोटोन का मास बता, फोटोन का मोमेंटम बता, फोटोन की स्पीड बता। फोटोन फोटोन खेल रहे हैं। ऐसा दिमाग में बोलते रहोगे ना तो चैप्टर में पकड़ बनी रहती है कि अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम फोटोन की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। एनसीईआरटी में फॉर्मूला सीधा दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं, समय है मेरे पास इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं कहां से आया। फॉर्मूला होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, m बराबर m0 1 माइनस v² बाय, ट्रांसफर करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है E बराबर p² c² प्लस mc² का होल स्क्वायर। याद नहीं करना, सिलेबस में नहीं है, परेशान मत होइएगा, ये कुल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पर हम तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? फोटोन के लिए। फोटोन का रेस्ट मास बताइए, फोटोन का रेस्ट मास 0, m0 को 0 रख दीजिए तो E बराबर अंडर रूट ऑफ p² c² प्लस 0, तो E बराबर अंडर रूट ऑफ p² c², बोले तो E बराबर pc, E बराबर pc, और मुझे चाहिए था p, तो बताइए p बराबर क्या आ गया? E/c। जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, एनसीईआरटी सीधा देती है, पर थोड़ा सा बता दिया कहां से आया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाया, उसको रीअरेंज किया, फोटोन पढ़ रहे हैं तो फोटोन का रेस्ट मास 0 रखा। क्लियर है बात? जैसे ही ई आ जाए तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आनी चाहिए। भैया ई बार बार आएगा, अब तुम्हें ई आते तुम्हें दो फॉर्मूले कूद कूद कर लगाओ, कूद कूद कर। ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एस सी बाय। अब बताओ तो मोमेंटम का नया फॉर्मूला, एक तो E/c है, E की जगह एच न्यू, ले मोमेंटम का नया फॉर्मूला आ गया। फिर P बराबर दूसरा E/c, E की जगह क्या लगा दे? SC/λ। पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, इनको रटना नहीं चाहिए, तो जरूर बॉक्स में लिखें नहीं रटना। ये सब परीक्षा में भी निकाले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा रटने की इच्छा मत रखिए, फिजिक्स का स्वभाव ये नहीं है, रटने से पार नहीं पाया जाएगा। बेसिक याद करिए, मोमेंटम P बराबर E/c, मस्त रहिए। E आ गया, खुद दिमाग चलाइए, E में कुछ भी रख सकता हूं। बोलिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, चारों पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, आप भी रिकॉल करिए, आंख बंद करके इमेजिन करिए, सूत्रों को याद करिए, मजा आएगा। पहला पॉइंट, एनर्जी। बोलिए एनर्जी, E बराबर एच न्यू या E बराबर SC बाय, E बराबर एच न्यू और E बराबर SC बाय लैम्डा में एनर्जी किस में मिलेगी? जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो 12,400 बटे लैम्डा, लैम्डा किस में रखा जाएगा? एंगस्ट्रॉम। एनर्जी क्लियर हो गया। दूसरा, स्पीड। वैक्यूम में सभी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, दैट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा, रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0 और इट्स इफेक्टिव मास कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग E बराबर mc², E बराबर। और चौथा, मोमेंटम।
मोमेंटम याद करिए, P बराबर E बाई C। बार बार यहाँ कोने में लिखिए, कोई शर्म नहीं है। लैम्डा को मीटर में, सब ऐसा ही सिस्टम, लैम्डा को मीटर में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, शर्म का ही की, सी को मीटर पर सेकंड में, सब में ऐसा ही। केवल एक ही है जो जाति से बाहर है, 12,400। बाकी सब में ऐसा ही सिस्टम फॉलो करिए, खुश रहिए। कोने में लिख लीजिए, कंफ्यूजन हम ही पैदा करते हैं आधी अधूरी जानकारी से। अगर जानकारी सटीक रहेगी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनर्जी यहां भी लिखिए, एनर्जी जूल में, वो एनर्जी आपको दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपको कह देगा। यहां उसने दे दी एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भैया तुझे नहीं रखनी, तुझे आना चाहिए मेगा, मेगा तो 10 की पावर 6, ईवी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, अब जाके किस में कन्वर्ट हुई, जूल। आंखें खोलो, यूनिट का कन्वर्जन है, सूत्र याद भी कर लिए तो भी फंस जाओगे। ये बोलो P बराबर E बाई C में हर चीज SI में रखी जाएगी, ऊर्जा भी जूल में रखी जाएगी। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो उसको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी P बराबर क्या लगाएंगे, E बाई C। सभी सूत्र में, सभी सूत्रों में SI सिस्टम यूज करिएगा, सारा SI सिस्टम में ही रखना पड़ेगा। यस और नो? चलो साहब आगे आओ, लाइन खींच के इसको खत्म करो, चौथे को। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय लाइट सोर्स। बात मत कर, लिख ले भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय लाइट सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर भर भर के सवाल आए हुए हैं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। चलिए अब पहले समझते हैं क्या हो रहा है। बल्ब बनाइए, बल्ब की पावर है P वॉट। इमेजिनेशन करिए, केवल सूत्र रटने से नहीं बनेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। जब तक आप सोच नहीं पाएंगे, आपको कल्पनाशील बनना पड़ता है फिजिक्स पढ़ने के लिए। बल्ब है, हाँ सर बल्ब की पावर होती है ना सर, अपन दुकान से एलईडी लाते हैं, 10 वॉट की देना, 5 वॉट की देना, 20 वॉट की देना, तो बल्ब की क्या है, पावर है। बल्ब से क्या निकल रहा है, प्रकाश। प्रकाश बोले तो फोटोन, ये फोटोन्स निकल रहे हैं। अब बताइए ये सर्कल में बट रहे होंगे या स्फीयर में बट रहे होंगे, स्फीयर में बट रहे होंगे, ये स्फीयर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बल्ब से लगातार प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश बोले तो फोटॉन्स निकल रहे हैं, बताओ कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं एक सेकंड में। तो देखो कैसे सोचा जा सकता है, फॉर्मूला तो याद करना अलग बात है, बेसिक से देखो। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी चिल्लाओ एच न्यू। अगर सोचो n फोटोन आ रहे हैं तो n से गुणा कर दो, n आ रहे हैं तो n से गुणा कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ये p, बड़ा p बनाइए। अब देखो लिखने में मजा है, छोटा p अभी लिखा था तो वो मोमेंटम था, ये बड़ा p है, बड़ा p क्या है, पावर। अब मुझे चाहिए n बाय टी, क्या चाहिए, n बाय टी, तो बताओ क्या हो जाएगा, p बटे h। ये n बाय टी कौन है गुप्ता जी, n बाय टी को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। बार बार n बाय टी लिखना पड़े तो विद्वान लोग इसको छोटा n लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, छोटा n। बोलो छोटा n कौन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो इसको छोटा n लिख देते हैं। तो बताओ छोटे n का फॉर्मूला आ गया p बटे h न्यू। p बड़ा बनाइएगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, और पास में लिखिएगा p पावर है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, कोई शर्म नहीं है। अगर हमें बेस्ट करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत पर विश्वास करिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। खुद पर विश्वास करना हमने छोड़ दिया है, इसलिए हम धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और इसमें चले जाते हैं।
खुद पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे, अपने रफ कॉपी पर, ये सब पढ़ूंगा ना, सब कर लूंगा सर मैं, कोई टेंशन नहीं। और सच्चाई भी यही है, n बराबर p बाय एच न्यू। एक एक टर्म को बोल लीजिए, सिर्फ सूत्र मत याद करिए, उसके साथ कहानी जोड़िए। घर पर भी पढ़ते समय, एक बल्ब है, उस बल्ब की पावर है p वॉट, नहीं तो आपको पता ही चलेगा। वो कहेगा एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स जो फोटॉन्स निकाल रहा है, उन सबकी वेवलेंथ सेम है, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो कहेगा एक लेजर है, एक लाइट है, वो उसकी पावर दे रखी है, कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहा है, तब आपको लगाना है n बराबर p बाय एच न्यू। अब न्यू आ गया तो तुझे हैप्पी मिलनी चाहिए, अच्छा न्यू आ रहा है, कहीं भी न्यू आए उसकी जगह सी बाय लैम्डा तो मैं कहीं भी चुपका सकता हूं। तो एन का फॉर्मूला पी बाय एच न्यू, और न्यू की जगह लग दे सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा घूम के कहां जाएगा, ऊपर। तो देख एक फॉर्मूला और आ गया, पी लैम्डा बाय एच सी। ये फॉर्मूले कन्वर्ट करना सीखो, घर पे इनको घूम घूम कर याद मत करो, रफ कॉपी लेके बैठो और तुरंत अच्छा हाँ यार न्यू होता है सी बाय लेमडा, और एक नया फॉर्मूला आ गया पी लेमडा बाय एस सी। पढ़ा ऐसे जाता है, सूत्र बोल बोल के रटने से फायदा नहीं है। छोटा एन कौन है, फिर लिख लो छोटा एन का पूरा नाम, कोई शर्म नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूं, बताओ 150 सेकंड में कितने फोटोन निकले, 150 सेकंड में कितने फोटोन निकले? तो आप कहोगे अरे सर एन तो निकाल ही लिया है, इसको 150 से गुणा कर दो। मैं आपको कहूंगा बता भाई 1 घंटे में कितने फोटोन निकले? अरे सर 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकेंड, तो एन को 3600 से गुणा कर दो। 1 घंटा होता कितना है, 60 मिनट, बोले तो 60 सेकेंड, बोले तो 3600 सेकेंड। मैं आपसे पूछूं भाई 10 घंटे में कुल कितने फोटोन निकले? अरे सर 10 घंटे में निकालना है, तो जो n निकाला है उसको 10 घंटे से गुणा कर दो। 10 घंटे, तो 10 घंटे और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, आंसर आ गया। सोच के देखो। पिछली स्लाइड लगाऊं एक बार, पहले ये वाला लिख लो पूरा, कोई लिख रहा हो तो। एक मिनट का ब्रेक लो, दिमाग को रिकॉल करो। बल्ब, बल्ब से फोटोन निकल रहे हैं, प्रति सेकंड फोटोन की संख्या, दो फॉर्मूले हैं, पी बाय एच न्यू, पी लैम्डा बाय एस सी। बड़ा पी पावर, हमें तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत लिख देते हैं पावर। लैम्डा वेवलेंथ है, किस में रखा जाएगा, मीटर में। पावर किस में रखी जाएगी, वॉट में। समस्या है क्या है, पास पास में लिखा रहता है, अलग ही आनंद आता रहता है, फॉर्मूले याद करने में कंफ्यूजन होता नहीं है, यूनिट में मजे आते रहते हैं। काय को तुम अपने उसमें रुकते हो? नहीं सर, चलते रहना है, लिखते रहना है, बढ़िया तैयार हो जाएगा। बोल हाँ है क्या? नंबर ऑफ फोटोन की फीलिंग आ गई क्या? बल्ब से फोटो निकल रहे हैं, प्रति सेकंड फोटोन एन, 150 सेकंड में चाहिए तो 150 से गुणा कर दो, 1 घंटे में चाहिए तो 3600 से गुणा कर दो। 3600 कहां से आया, कोने में लिख दिया। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट और 60 सेकंड। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सबसे ज्यादा पॉइंट पांचवे में ही मजे आते हैं। अब आइए छठा। छठा, हाँ पुरानी स्लाइड में कुछ रह गया तो पहले, हाँ भाई।
लिखें इंटेंसिटी, जल्दी जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी आजा भाई। लिख लिया? चलो, छठा आज का लास्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। मैंने आपको ईएमडब्ल्यू में भी सिखाया था, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। हर जगह भाई वो ही रहता है, ऐसा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में सिखाएंगे वहां भी यही आएगा, ईएमडब्ल्यू में भी वही है। फीलिंग आनी चाहिए आपको इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी मतलब होता है यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। यूनिट बताइए, पावर वॉट, एरिया की मीटर स्क्वायर। एक बार उसने शब्द बोल दिया एनर्जी फ्लक्स, अब बच्चा परेशान है एनर्जी फ्लक्स कहां से आया, एनसीईआरटी में दे दिया। उसने बोल दिया 1.3 इंटू 10 की पावर 23 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो भैया बच्चे एनर्जी फ्लक्स से नहीं पहचान रहे, वॉट पर मीटर स्क्वायर से पहचान लिया। अच्छा, वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब ये क्या रही होगी, इंटेंसिटी। क्या रही होगी, इंटेंसिटी। तो एनसीईआरटी में एक सवाल है, उसने एनर्जी फ्लक्स बोल दिया, बच्चा परेशान है यार एनर्जी फ्लक्स होता क्या है, परंतु यूनिट से पहचान के आ गए वॉट पर मीटर स्क्वायर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है मतलब वो क्या रही होगी, इंटेंसिटी। सर और फील कराइए इंटेंसिटी क्या होता है, तो ठीक है फॉर्मूले वगैरह और बात करते हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉर्च को इमेजिन करिए, टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, समझेंगे पता क्या टॉपिक का कंटेंट समझ में आता है। सूत्र तो ठीक है आपने याद कर लिए, सूत्र याद करना जरूरी है। एक टॉर्च है पी वॉट की, ठीक है, टॉर्च से ऐसा प्रकाश निकल रहा है आप देखिए, और ये बिल्कुल सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां एक एरिया रखा, ये एरिया रखा। अब इस एरिया के अंदर से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, उसे ही तो क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। बहुत सरल भाषा में इमेजिन करो, मार्कर लिया, यहां एक स्क्वायर बना दिया 1 मीटर का, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, तो बताओ कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। धूप में खड़े हो गए, अब सनलाइट 1 सेकंड में मेरे इस स्क्वायर में कितनी फॉल हुई, वही तो सन की क्या है, इंटेंसिटी। धूप में जाते हैं 12 साढ़े 12, कहते हैं धूप चुभ रही है आज, चुभ रही है मतलब क्या है, धूप की इंटेंसिटी आज ज्यादा है, धूप तीव्र है, तेज है, मतलब क्या है, यूनिट सेकंड यूनिट टाइम में जो एनर्जी क्रॉस कर रही है वो ज्यादा है। एक आपने छोटी टॉर्च ली जिसकी पावर कम है, एक बड़ी टॉर्च ली जिसकी पावर ज्यादा है, तो आप कहोगे हाँ यार बड़ी टॉर्च से इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा आ रही। घर में छोटा बल्ब लगाया, शोरूम में 100-100 वॉट 500-500 वॉट के बल्ब लगे रहते हैं, शोरूम एकदम चमाचम रह रहा है, इसका मतलब भैया क्या है, वहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। 1 मीटर एरिया लिया तूने 1 मीटर स्क्वायर, वहां देखोगे ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है। छोटी टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च फ्लैश लाइट जलाई, उसकी इंटेंसिटी कम है, पावर कम है, कम एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो इंटेंसिटी को फील तो कर, किसी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जो एनर्जी क्रॉस करती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और बढ़िया शब्द मैंने बताया तुझे, गाल, गाल पे एक सर्कल बना दे 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, एक पिताजी ने थप्पड़ मारा, एक माताजी ने थप्पड़ मारा, 1 सेकंड में उतने ही एरिया में एनर्जी आई, पर पिताजी का थप्पड़ झन्नाटेदार है। झन्नाटेदार का क्या मतलब होता है कि भाई जो एनर्जी का फ्लो आ रहा है वो बहुत जबरदस्त आ रहा है, आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। भाई साहब
पिताजी क्या एनर्जी पास करी आपने, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो एनर्जी का फ्लो 1 सेकंड में कितना, यूनिट एरिया से कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जैसे अब मैं यहां इंटेंसिटी बोलना चाहता हूं, तो बताओ क्या बोलोगे? इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। पावर बताओ, पावर, पावर बल्ब की P, एरिया किसका, तेरा मेरा या स्क्वायर का? बहुत बढ़िया, इसका एरिया A है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी P बाय A। फील करिए तब मजा आएगा। यही टॉर्च ना होकर एक बल्ब हो जाए, अब देखना मजा आएगा। चित्र थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, बाद में बना लीजिएगा। बल्ब आ जाए, पहले बल्ब से समझिए, इमेजिन करिए बल्ब की पावर P वॉट। अब जो इससे प्रकाश निकल रहा है वो बता सर सीधा जा रहा है या स्फीयर में? स्फीयर में जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा आर दूरी पर इंटेंसिटी बताइए, आर दूरी पर इंटेंसिटी बताइए। तो आप कहोगे अच्छा गुप्ता जी इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी बराबर पावर बटे एरिया, स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। और जरा सोचिए, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी महसूस भी कर सकते हो। ट्यूबलाइट या बल्ब के पास खड़े रहिए, जो पीले बल्ब आते थे एकदम पास खड़े रहिए, आपको एकदम चुभन महसूस होगी। दूर जाते जाओगे आपकी इंटेंसिटी आपको गाल पर कम आएगी, दूरी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी। क्या बल्ब की पावर बदल रही है क्या? बल्ब की पावर तो वही है 50 वाट। तुम दूर जा रहे हो, बल्ब से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। नहीं आ पा रही बात समझ में? तो इंटेंसिटी की महसूस करिए। इंटेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जो एनर्जी का क्रॉस हो रहा है वही क्या है, इंटेंसिटी। चित्र बनाइए, यूनिट से पकड़िए, वॉट पर मीटर स्क्वायर। कभी वो इंटेंसिटी नहीं बोलेगा, वो आपको बोल देगा एनर्जी फ्लक्स। आपको परेशान नहीं होना है, एनर्जी फ्लक्स है मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर, वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करिए, पावर अपॉन एरिया। बार बार बोलिए, क्यों नहीं याद होगा? बोलो, जल्दी लिखो। पन्ने पलट लो, कितने पॉइंट पड़े हैं? 6। भैया ये 6 तुझे पॉइंट याद होने चाहिए, तगड़े एकदम। एनर्जी, मास, मोमेंटम, स्पीड, पावर, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन, तब प्रश्न करने का आनंद आएगा। तगड़े याद करिए और फिर प्रश्न बनाइए, और आज से ही होमवर्क शुरू कर दीजिए। यही होमवर्क लिखिए, लेक्चर 1 खत्म, लो सर ये होमवर्क मेरा तैयार होना चाहिए। अब कोई बाद नहीं आएगा, यही बाद है, अब इसके बाद कोई बाद नहीं है। यही होमवर्क लिख। ईएलपी नंबर 1, मॉडर्न की ईएलपी बहुत बढ़िया डिजाइन करी है, इसलिए अच्छे से करिएगा। ईएलपी नंबर 1 आज ही निपटाएं, कोई पेंडिंग नहीं रखेगा। ईएलपी नंबर 1 लिखो सवाल, ये नोट कर लिया क्या? जल्दी आ जाओ, उसको बड़ा करना है क्या? वो एरिया समझ में आ गया, 4 पाई स्क्वायर। यहां लिख लेना, सर्कल नहीं है स्फीयर है, दिखता सर्कल है पर ये सर्कल नहीं है, 3 डायमेंशन है, स्फीयर में बटेगा प्रकाश। सही है? चल यही होमवर्क लिख। ईएलपी नंबर 1 मॉडर्न फिजिक्स की, सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 11, 12, 15, 16। ईएलपी बेहतरीन तैयार है, शानदार ईएलपी कर ली, हर प्रोफाइल कवर हो जाएगी।
15, 16 और मजे की बात है समय लास्ट 4 महीने इंपॉर्टेंट है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल आप फंसे, गूगल पे जाना है आपको, सिर्फ टाइप करना है ELP1 मॉडर्न फिजिक्स, अपने आप आ जाएगी। ये देखना ELP1 मॉडर्न फिजिक्स, ये ELP1 मॉडर्न फिजिक्स की आ गई। ठीक है, तो कहीं क्योंकि आप कहाँ परेशान होंगे सर, गुप्ता सर बता प्रो है ना, तो आपको कहीं नहीं भागना है भैया।